Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the most important topics of ISC Commerce for the 2026 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके 2026 के सिलेबस में ऐड हुए हैं. मीन्स उनके डायरेक्ट चांसेस हैं. मीन्स यू कैन से द 100% चांसेस ऑफ देम कमिंग इन द एग्जामिनेशंस. अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं एंड यू फील लाइक कि हाँ दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू वेन एवर यू गिव द एग्जाम, after this please come to the video and do comment that yes it was helpful. Okay, now the first question is कि the first part is कि leadership styles हम लोग इसमें पढ़ेंगे. leadership, अभी तक leadership उसके functions and all were included, qualities were included, but now उन qualities को हटा करके उसकी जगह पर leadership styles दे दिया गया है. what are leadership styles? These refers to the behavioral approaches employed by the leaders to influence, मोटिवेट एंड डायरेक्ट देयर फॉलोअर्स. मतलब ये हमें समझ में आता है कि लीडरशिप स्टाइल्स उनके तरीके हैं कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं, वो कैसे उनको मोटिवेट करते हैं और कोई भी टास्क करने के लिए उनको एक तरफ डायरेक्ट करते हैं. ओके, दे डिटरमाइन हाउ लीडर्स इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स. ये जो लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं वो ये बताती हैं कि कोई भी लीडर है वो अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है और कैसे स्ट्रैटेजीज बनाता है अपने जितने भी गिवन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए. ओके, तो द 4 काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स दैट यू विल स्टडी टुडे इज़ ऑटोक्रेटिक. आप इसका वो समझ सकते हो डू एक्स यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है. मतलब कि दिस इज़ द थिंग दैट यू आर सपोज टू डू, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. दूसरा इज़ डू एक्स और वाई. आपको 2-3 चीज़ें ये दे दी गई हैं. ठीक, डू एक्स और वाई एज यू सी फिट. मतलब जैसे तुम्हें सही लगे. वो लेजेस फेयर होता है जिसे हम फ्री रेन भी बोलते हैं, इन द सेंस कि आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगे. देन कम्स डेमोक्रेटिक ऑल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसमें डू एक्स और विच इज़ बेस्ट वो इनसे पूछता है कि क्या अच्छा है और उसके बाद डिसीजन इज टेकन बाय द हेड ओनली. ओके, तो ये 3 काइंड्स ऑफ स्टाइल्स होती हैं जिनको अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले इस डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसको हम लोग कंसल्टेटिव, कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं. ये वो है जहाँ पर लीडर जो है वो डिसीजन लेता है लेकिन ओनली ऑन द इनपुट बेस्ड ऑन द टीम मेंबर्स. आप क्लास में हो, यू हैव टू डू सम इवेंट. सपोज करो क्लास डेकोरेशन का इवेंट है. जो टीचर है वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम बताओ, हम क्या सजेशंस दो हमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं. वो सजेशंस लेना इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप. ओके, तो हेयर ईच टीम मेंबर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस. कि मतलब जैसे भी चीज़ें चल रही हैं वी कैन गो एंड गिव सजेशंस टू आवर लीडर, बट जो भी फाइनल डिसीजन होता है दैट इज़ मेड बाय द लीडर ओनली. Okay, this is one of the most popular and effective styles. Reason behind is just because its ability to provide lower level employees a voice in making the decisions equally. मतलब कि so that ये जो lower level employees हैं, lower level organization है, management है, वो they can contribute something in the decision making process. Okay, ये वो स्टाइल है that resembles how decisions are made in company boardrooms. Okay, मतलब not everywhere it is the same, but democratic leadership can culminate in a vote to make decisions. Then it involves a delegation of authority to other people who determine work assignments. इसमें हम जो भी काम है वो दूसरों को सौंप देते हैं, that is known as delegation of authority. And it utilizes the skills and experiences of team members कि just because कि एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑल्सो. हम जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके स्किल्स को, एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए. एंड इट इस्टेब्लिशेज अ कंसेंसस. मतलब कि हम वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है वो सब पूछते हैं, बात करते हैं. इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, स्पेशली इन केसेस जहाँ पर डिसीजन जो हैं बहुत स्विफ्टली बनने हों. ओके, हैंस डेमोक्रेटिक मतलब कि जितनी भी चीज़ होती है एक उसका जिस्ट समझ लो कि टीम मेंबर से आप पूछते हो और उसके बाद आप अपना डिसीजन फाइनल लेते हो, दैट इज़ डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट इज़ ऑटोक्रेटिक. डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज़
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, वैसे तो ऑटोक्रेटिक का जस्ट ऑपोजिट लेजेस फेयर भी होता है, ये काम मैं करूँगा अपने हिसाब से, लेजेस फेयर होता है तुम लोग अपने हिसाब से देख लो, ठीक. इन दिस केस द लीडर मेक्स ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द टीम विदाउट टेकिंग एनी इनपुट और सजेशंस. बिना अपने टीम मेंबर्स से पूछे अपने हिसाब से वो डिसीजन लेता है. ही हैज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल्ड्स ऑल द अथॉरिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द टास्क. एब्सोल्यूट पावर जो है वो उसी के पास ही होती है टू डिक्टेट ऑल द टास्क दैट आर अंडरटेकन. ही इज़ नॉट आस्किंग एनी थिंग, एनी थिंग. देयर इज़ नो कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज़ से कोई पूछना उछना नहीं होता है. Once the decision is made, everyone is expected to support that decision made by the leader. Then there is often some level of fear of the leader by the team. And then autocratic type of leadership can be very retrogressive as it fuels employee disgruntlement. एंड सिंस मोस्ट डिसीजंस वुड नॉट बी इन एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट. और यहाँ पर बोला गया है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में इट मे हैपन कि वो बहुत नेगेटिव साइड पर जा रही है. वाई? बिकॉज एम्प्लॉयज़ का जो ग्रजेस है वो बाहर आ सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो हमारे हित में नहीं होंगे. एग्जाम्पल कैन बी अ यूनिलेटरल इंक्रीज इन द वर्किंग आवर्स, सबके वर्किंग आवर्स बढ़ा देना, चेंज इन देयर वर्किंग कंडीशंस कर देना अनफेवरेबल, दैट आर अनफेवरेबल टू एम्प्लॉयज़, बट दीज आर मेड बाय द लीडर सो दैट द प्रोडक्शन इज increased. So without any employee consultation, managers may also not be fully aware ki why production is not increasing, because he has increased the working hours, forced working hours. Okay, so it can also lead to absenteeism and high employee turnover. Employees जो है वो भाग भाग के चले जाते हैं. देन इट कैन बी इफ़ेक्टिव जहाँ पर लीडर जो है एक्सपीरियंसड है और नॉलेजेबल है, उसे पता है कि सर्कमस्टांसेस को कैसे डील करना है, और जहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो बहुत स्विफ्टली लेने होते हैं. देर आर अदर इंस्टेंसेस ऑल्सो, जैसे कि डिसीजन डज नॉट रिक्वायर टीम इनपुट या अग्रीमेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोगों से पूछो अपने टीम मेंबर्स से, देन इट इज़ वेरी गुड. नेक्स्ट इज लेजेस फेयर. लेजेस फेयर आपसे कहता है दैट इट इज़ एक्यूरेटली डिफाइंड एज हैंड्स ऑफ और पैसिव अप्रोच ऑफ लीडरशिप. वाई पैसिव? बिकॉज यहाँ पर लीडर का कोई काम नहीं होता है, लीडर का कोई काम नहीं होता है. इंस्टेड लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड कर देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा टू कैरी आउट द वर्क बाय देमसेल्फ. मतलब वो कह रहे हैं कि अपने आप जो भी काम है वो अपने आप करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. द लेट देम डू द वर्क entails that the leader steps back and let the team members work without supervision, and they are free to plan, organize, make decisions, tackle problems and complete the assigned projects. ठीक. The laissez-faire leadership approach is empowering to employees who are creative, skilled and self-motivated. ये किस सिचुएशन में होती है? जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है बहुत क्रिएटिव है, स्किल्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें लीडर की उस समय पर ज़रूरत नहीं है. Only when it is necessary, then they ask for suggestions. The level of trust and independence given to the team can prove to be uplifting, प्रोडक्टिव एंड कैन लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन. कि चलो हम जब जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने और कोई भी टास्क हमें अचीव करना है तो उसके लिए जो मैनेजर है वो चिक चिक नहीं करेगा हमसे. देन एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप सच लीडरशिप इन चेक. थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है सो दैट क्योस कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए. टीम कैन एंड अप डूइंग कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ये भी पॉसिबल है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लेजेस फेयर इज़ लीस्ट सेटिस्फाइंग एंड लीस्ट इफेक्टिव. रीज़न बिहाइंड इज कि हो सकता है कि आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले. Then is bureaucratic leadership. Bureaucratic leadership, as the name suggests, कि whatever things are there, they are there as per the rule book. ठीक है. रूल बुक इन द सेंस कि अच्छा हमने यहाँ पर आपसे पूछा है कि हमें बताओ कि स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो क्या हम चेंज कर देते, क्या ऐसा करते हैं हम शाम के टाइमिंग्स रख देते हैं, आराम से इंसान सारा दिन सोएगा, गेम खेलेगा, ये खाएगा वो खाएगा, और उसके बाद शाम को 2 घंटे के लिए आना, पढ़ना और चले जाना. ठीक है. ये दी सजेशंस यू ऑल आर गिविंग मी, बट जस्ट बिकॉज कि स्कूल के टाइमिंग्स एक यूजुअल टाइम्स है 7:30 to 1:30, दिस इज़ वॉट द रूल बुक इज़. आई विल गो बाय द रूल बुक, आई विल नॉट चेंज इट. ओके, दैट इज़ गो बाय द बुक.
That is, processes and regulations are followed according to the policy with no room of flexibility. जो rule है सो rule है, it will not change in any case. Rules are set on how the work should be done. Bureaucratic leaders ensure the team members follow these procedures meticulously. पूरी श्रद्धा से इस डिसीजंस को, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है. दैट इज़ नोन एज ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप. इनपुट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इज़ कंसिडर्ड बाय द लीडर. वो सुनते हैं, वो रिजेक्ट होते हैं अगर इट डज़ नॉट कन्फर्म विद द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज़. न्यू आइडियाज़ फ्लो इन द ट्रिकल एंड अ लॉट ऑफ रेड टेप इज़ प्रेजेंट. कि जो हमारे फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं हम सिर्फ उनकी बात ही सुनेंगे. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ हायरार्कल authority structure that implies the power flows from top down and is assigned in the formal titles. मतलब कि organization structure, hierarchy ये बहुत ज़्यादा जो follow होती है वो bureaucratic में होती है. It is often associated with large century-old organizations where success has come through the employment of traditional practices. जो वही पुराने ज़माने की practices चली आ रही हैं वहाँ पर ये leadership ज़्यादा effective होती है. Hence, proposing new strategy is met with fierce resistance, especially if it is new and innovative. तो उस समय पर उसको इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती अगर कोई न्यू आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है. दे आर कंसिडर्ड एज वेस्टफुल एंड इफेक्टिव एंड इवन डाउनराइट रिस्की. ऑल्दो देयर इज़ लेस कंट्रोल एंड मोर फ्रीडम. कंट्रोल यहाँ पर कम होता है, फ्रीडम ज़्यादा होती है दैन इन एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. स्टिल मोटिवेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पर आप इनोवेटिव नहीं हो, आप अपने इनोवेशंस शो नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यंग एम्बिशियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अ ग्रोथ पाथ. इट इज़ सूटेबल फॉर जॉब्स जिसमें सेफ्टी रिस्क या फिर मैनेजिंग वैल्यूएबल आइटम्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड गोल्ड है. तो उस टाइम पर इट इज़ आइडियल मेनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, मेनली इन द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर बड़े पैसा या फिर गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, एंड फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ जो अपना रूटीन वर्क ही परफॉर्म करना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, जो आया था फाइनेंस के टॉपिक में. वैसे तो काउंसिल आपसे कहता है कि आपको सिर्फ इसकी मीनिंग ही पढ़नी है. थोड़ा बहुत आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू मोर सो दैट वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट यू आर एबल टू डू दिस. होपफुली पहले साल इंट्रोड्यूस किया गया तो आई डोंट फील लाइक कि इसकी केस स्टडीज़ आएंगी, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं QIP. दिस इज़ द मेजर पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड बाय द इंडियन कंपनीज. अब उसका मतलब समझो कि यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज़ अ वे जहाँ पर जो कंपनीज़ हैं दोज आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज. इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, मतलब उनका नाम है वहाँ पर. टू रेज मनी बाय सेलिंग द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. वो क्या करती हैं, ये जनरल पब्लिक को नहीं इशू करती हैं. अगर हमें पैसा उठाना है तो हम जनरल पब्लिक को नहीं इशू कर रहे हैं घंटों IPO ऑफ़र दे करके. हम लोग ये नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ स्पेसिफिक बड़े बड़े जो बायर्स हैं उनको ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल कर दे रहे हैं. बाय सेलिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज़ टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स दैट इज़ QIBs. इट इज़ लाइक अ प्राइवेट सेल ऑफ शेयर्स ओनली टू बिग सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, जिनका हमें पता है कि वो हमको पैसा देगा. ठीक है, एक इमेजिन करो कि एक कंपनी है दैट नीड्स मनी टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस. इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि वो समय लगता है उसमें शेयर्स का एप्लीकेशन आने में, उसको सब अलॉट करने में, तो इन सब में समय लगता है. what we will do, we will directly, the company will directly use QIP to sell the shares directly to big investors जैसे कि banks, mutual funds and other investors. The process is faster and cheaper than other ways of raising money. सेबी 2006 में QIP को उसने इंट्रोड्यूस किया था एज अ वे टू हेल्प इंडियन कंपनीज टू रेज मनी डोमेस्टिकली. सिर्फ ये तभी हो सकता है ओनली व्हेन द कंपनी हैज़ अ गुडविल, मीन्स एक अच्छा नाम है उसका मार्केट में. ठीक, दैन टू रिलाइंग टू मच ऑन फॉरेन फंडिंग.
देन QIBs कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब वो कौन होते हैं जो खरीदते हैं इसको. दीज आर द पीपल हु पार्टिसिपेट इन QIPs. ठीक, बड़े एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं. दे हैव द नॉलेज एंड द रिसोर्सेज टू मेक द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स डिसीजंस. Okay, then next is the list of QIBs: mutual funds, banks, insurance companies, pension funds, foreign portfolio investors and venture capital funds. So ये वो काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं. और उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई है कि 2020 में एक्सिस बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रेज्ड ₹10,000 crore थ्रू QIP. दिस मूव वॉज सीन as a way कि banks can also strengthen their capital position and funds in the growth plans. ठीक, then after this next is उसके advantages. Disadvantages won't be asked because obviously meaning is asked. बहुत speedy होता है, पब्लिक ऑफरिंग से ज़्यादा स्पीडी होता है. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज पब्लिक इशू करना, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन अदर्स वंस. ठीक, देन सिंपलर प्रोसेस है. इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड. टारगेटेड इन्वेस्टर्स हमें सिर्फ चाहिए होते हैं बिकॉज हमें कंपनी को पैसा चाहिए. मिनिमल डाइल्यूशन होता है बिकॉज देर इज़ नो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का डाइल्यूशन वहाँ पर नहीं हो रहा है कि ओनरशिप राइट्स भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग इज़ देयर. इट कैन बी चेंज्ड द प्राइसिंग, द इशू एज लॉन्ग एज इट्स अबव द फ्लोर प्राइस. जो सबसे मिनिमम प्राइस है उसके भी अबव है तो इट कैन बी फ्लेक्सिबल. नो प्री इशू फाइलिंग इज़ देयर. QIPs don't require pre-issue filings with SEBI, saving time and effort. Okay, next is the pricing strategies. किस में आता है ये? जब आप मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हो तो उसका जो कॉन्सेप्ट है प्राइस मिक्स, उसके अंदर ये आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. दैट इज़ अगेन एडेड अप दिस ईयर, तो इट हैज़ डायरेक्ट चांसेस ऑफ कमिंग. ठीक, इसके अलावा आई शुड मेंशन दैट ट्रेनिंग के मेथड्स भी पढ़ करके जाना ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, बिकॉज दैट हैज़ ऑल्सो बीन टेकन अप. अब मे बी इट इज़ टेकन अप दिस ईयर और लास्ट ईयर, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, द फर्स्ट वन इज़ द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ में कि कैसे बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट प्राइसेस को सेट करते हैं एंड हाउ दे गेन द मार्केट शेयर. तो उसमें कुछ प्राइसेस हैं जो आप लोग पढ़ोगे. दैट इज़ कॉस्ट प्लस, स्किमिंग, पेनिट्रेशन, वैल्यू बेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस. सबसे पहले इस कॉस्ट प्लस, जिसमें आप मार्कअप ऐड करते हो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हो टू द कॉस्ट. ठीक, नाम से पता चलता है, वेरी इजी. स्किमिंग होती है हाई टू लो प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब हायर प्राइजेस पे सामान को इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज़ स्किमिंग. ठीक, जैसे आईफोन हो गया या सोनी ब्राविया हो गया, तो जब उन्होंने ये टीवी को नया लॉन्च किया था तो उस टाइम पर उसके प्राइसेस जो है बहुत हाई रखे थे. रीज़न बिहाइंड इज कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले लेना चाहते हो. पेनिट्रेशन इनिशियल लो प्राइसेस है. जब आप मार्केट शेयर गेन करना चाहते हो तो आप कोई भी चीज़ को बहुत ही नॉमिनल रेट पर शुरू करते हो. जैसे ब्रिटानिया, सपोज करो ब्रिटानिया क्रोसॉन है, तो वो एडिबल जो डिश होती है उनकी, तो वो हमेशा मिनिमम 15-20 रुपए का वो आता है, जस्ट बिकॉज कि लोग उसको पॉपुलर हो खाने में. उसके बाद फिर उसका बड़ा पैक निकाला जाएगा. देन इज़ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. दैट इज़ ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर perception. People consider Starbucks as a royal coffee, hence the price of coffee is too high. Then competitive pricing. That is benchmarked against competitors. Means कि जब आप competition उसने प्राइस इतना रखा है तो उसके कारण आप अपना प्राइस इतना रख रहे हो. फर्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इन दिस, जिसमें जो भी टोटल कॉस्ट है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसमें आप एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर देते हो. अ मैन्युफैक्चरर मेक्स अ टॉय फॉर ₹2,000. दे अप्लाई 50% मार्कअप, setting the final price at ₹3,000. Okay, food truck है that calculates that the price cost $5 to make the ingredients plus labor and adds up 50% markup, that is ₹7.5.
वाई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहाँ पर सूटेबल है? स्टेबल इंडस्ट्रीज़ में, रिटेल में, इंश्योरिंग की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। देन इज़ प्राइस स्किमिंग, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पर लॉन्च कर दे रहे हो। प्रीमियम प्राइस टू कैप्चर अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स वो काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो जैसे ही कोई मार्केट में चीज़ लॉन्च होती है, मोस्टली टेक्नोलॉजी, तो उसको वो लोग सबसे पहले ग्रैब करते हैं। Okay, then gradually lowering it to attract more price sensitive customers. तो इसमें भी एग्जाम्पल्स आर गिवन, और ये एग्जाम्पल्स ना आपसे एज केस स्टडीज़ पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन इट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस, सो देयर आर चांसेस कि आपको डायरेक्टली दे दे, बट स्टिल यू शुड बी रेडी। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज लॉन्चिंग अ न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन एट ₹10,000। उन्होंने ज़्यादा प्राइस पे रखा और उसके बाद उसको रिड्यूस कर दिया 7,000 पे, तो दिस इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एप्पल लॉन्चिंग न्यू आईफोन्स एट प्रीमियम प्राइजेस एंड विच डिक्रीजेज ओवर टाइम, जैसे नए मॉडल्स अराइव होते हैं। ठीक है, जब भी कहाँ पर सूटेबल है, जब कोई भी बहुत इनोवेटिव चीज़ है, नई चीज़ है, हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं विद लिटिल और मिनिमम इनिशियल कंपटीशन। जब कंपटीशन है ही नहीं तो आप अपने हिसाब से अपना प्राइस रख सकते हो। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दैट इज़ अ प्रोडक्ट जो बहुत लो कॉस्ट पर शुरू होता है। स्किमिंग हाई कॉस्ट पर शुरू होता है, ये लो प्राइस पर शुरू होता है। ठीक है, इनिशियल प्राइस जो है वो बहुत लो रखा जाता है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, गेन मार्केट शेयर क्विकली एंड क्रिएट लॉयल्टी, ऑफन रेजिंग द प्राइसेस लेटर। एग्जाम्पल्स में अ न्यू स्ट्रीमिंग सर्विस ऑफर्स 3 month सब्सक्रिप्शन फॉर 100 एंड टू गेन द फुट होल्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स। एक इसका बेसिक एग्जाम्पल और हम देंगे, जियो भी है। जियो में आपको याद होगा कि इसने 2000 आई डोंट रिमेंबर, तो उसमें इन्होंने फ्री सिम्स बांटे थे जिसमें 4G कनेक्टिविटी थी। ठीक है, 4G कनेक्टिविटी थी, तो और उसके बाद लेटर उसके प्राइसेस हाई किए बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन इज़ हैविंग सिम। अब लोग नंबर तो नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें से एक मैं भी थी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट इज Xiaomi, दैट इज़ अ स्मार्टफोन्स कंपनी एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट विद अ हाई स्पेक फोन्स प्राइस 30-40% लोअर। जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, तो उनसे 30-40% लोअर प्राइसेस पे इन्होंने मार्केट में शेयर किया, एंड स्टिल मोस्टली पीपल आर हैविंग Xiaomi फ़ोन। येस, वन प्लस भी उसमें ऐड हो गया है बिकॉज अब पहले वन प्लस की रेंज बहुत हाई जाती थी, अब उन्होंने कम कर दिया है। तो दैट इज़ पेनिट्रेशन, दैट इज़ प्राइस स्किमिंग, जहाँ प्राइस हाई से लो जाता है, लो से हाई जा रहा है, दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट इज़ बेस्ट फॉर एंटरिंग, जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में एंटर कर रहे हो या बहुत न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो जिसके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। नेक्स्ट इज़ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर आप प्राइस को सेट करते हो रादर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एप्पल आईफोन्स आर प्राइस्ड हाई बिकॉज कंज्यूमर्स जो हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो जो सुपीरियर क्वालिटी का, स्टेटस का, इकोसिस्टम वैल्यू, एनवायरनमेंट वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, देन लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि रोलेक्स हो गया, एप्पल हो गया, जहाँ पर प्राइस रिफ्लेक्ट्स देयर ब्रांड प्रेस्टीज। ओ माय गॉड, टाइटन रागा एनीवन इज़ वेयरिंग, राडो एनीवन इज़ वेयरिंग। तो ये उनके जस्ट बिकॉज कि हम एज अ कस्टमर उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज़ वाई हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा नाम, प्रेस्टीज बढ़ेगी रादर दैन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। हेंस इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ वैल्यू बेस्ड। प्रीमियम ब्रांड्स हो गए, यूनिक गुड्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए। देन इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, setting prices based on what competitors are charging rather than on cost और value। competitive pricing होता है हम दूसरे को देख करके जो prices change करते हैं, charge करते हैं, rather than कि उसकी cost कितनी है या value कितनी है, often positioning just above, below और equal to the market leader। एग्जाम्पल ले लो मैगी और यिप्पी, ठीक,
अगर दोनों को हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे या एकदम बराबर रखते हैं, इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। आप हमेशा अगर ये वाले एग्जांपल्स दिए जाएंगे तो विद रिलेशन दिए जाएंगे। रिटेल स्टोर्स मैचिंग कॉम्पिटिटर प्राइस for the same product to prevent customers from switching, just such as Walmart and Amazon competitive benchmarking. And supermarkets matching prices that are identical high volume to maintain market share. अब ये कब होता है? यूजुअली होमोजेनियस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में, जैसे सुपरमार्केट्स, गैस स्टेशंस में ये चीज़ें होती हैं। फिर इसका एक फाइनल शोडाउन दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला स्ट्रैटेजीज कॉस्ट प्लस, किस पर फोकस होता है? इंटरनल कॉस्ट पे। और किसके लिए? सिंपल या रिटेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये अच्छा है। स्किमिंग, जहाँ पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो, जो हाई प्राइस पर लॉन्च किया जाता है। एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ और अर्ली अडॉप्टर्स के लिए ये सबसे अच्छा है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केट शेयर आप गेन करना चाहते हो, न्यू एंट्रेंट्स, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो, या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तब ये बहुत अच्छा है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन एंड वेयर, जहाँ पर लग्जरी गुड्स है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, देन इट इज़ वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, दैट इज़ मार्केट प्राइस पर ज़्यादा फोकस रहती है, प्लस हाई कंपटीशन एंड लो डिफ्रेंसिएशन इज़ देयर, तब ये ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जुरिस्डिक्शन, जो 2021 में था लास्ट ईयर, इससे क्वेश्चन भी आया था। तो दिस यू आर सपोज टू स्टडी। मेन चीज़ें हम सिर्फ बता दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोर्ट है, सपोज कोई केस है जो 15 लाख रुपए का है, ठीक, तो 15 लाख का है, वो कहाँ पर जाएगा? इट विल गो इनटू डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल्स केस अप टू 50 लाख, हैंडल्स केस मोर दैन 50 लाख। सपोज करो कि कोई केस है जो 55 लाख का है, वो कहाँ जाएगा? इट विल गो टू किस में जाएगा? इट विल गो डायरेक्टली टू स्टेट कमीशन। एंड मोर दैन 2 करोड़ 7 करोड़ का कोई केस है, कहाँ जाएगा? नेशनल कमीशन में जाएगा। ठीक, आई विल बी सेंडिंग यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम, डीवा क्लासेस, यू कैन गो एंड चेक देयर। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपसे 100% श्योरिटी है इसके आने की। देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के रूल्स थे रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जिसमें ये बताया गया है कि किन लोगों को ये अप्लाई होता है। मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट बना रहे होते हैं, एंडोर्सर्स जो क्रिएट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं मिसलीडिंग एड्स को, ठीक, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर the person who are actually guilty of the misleading advertisement, false and misleading advertisement। मतलब कि कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट जो एक्चुअली आपसे चीज़ें क्लेम कर रहे हैं बट वो है नहीं वैसी। ठीक, डेफिनेशन, मिसलीडिंग एक्ट्स इंक्लूड false product description, false guarantee, deliberate concealment of information and deceptive exaggerated claims regarding quality और quantity। सपोज करो कि कोई स्कूटी है, नई लॉन्च हुई है और वो बता रही है कि वो उसका जो माइलेज है वो 100 किलोमीटर्स है। ओके, तो दिस इज़ अगेन अ फॉल्स क्लेम। देन CCPA अथॉरिटी कैन इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट दीज वायलेशंस। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द पेनाल्टीज़ फॉर वायलेशन। अगर आपने कोई ऐसा वायलेशन किया तो फाइन कितना पड़ेगा? 10 लाख रुपए बिगनिंग फर्स्ट ऑफेंस के लिए। सब्सीक्वेंट इफ़ यू कंटिन्यूड तो इट विल बी 50 लाख। इम्प्रिजनमेंट 2 years का है पहले ऑफेंस के लिए, एंड इट विल बी कंटिन्यूड एज टू 5 years। याद कैसे रखोगे? 10 लाख, 50 लाख और 2 साल, 5 साल। एंडोर्समेंट बैन्स 1 साल के लिए कैन बी बैंड फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, एंड 3 years के लिए इट कैन बी बैंड फॉर द सब्सीक्वेंट एक्शन। करेक्टिव एक्शंस के लिए जा सकते हैं कि मैंडेटरीली आपको वो एडवर्टीजमेंट ही विड्रॉ करनी है, पोटेंशियल प्रोडक्ट रिकॉल सब कुछ मना करने हैं। एंड CCPA होल्ड्स द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक suo moto action, जैसा भी उनको, मतलब whatever is suitable, that is the action they are supposed to take against the misleading advertisements. Okay, so that's it for today. I hope this much is clear to you. Keep preparing, best wishes, and please, if yes, sure, if this video you find as helpful, you can mention it in the comment box. And अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी आता है तो just tell me, let me know, and just
message me that how your paper went. Okay, keep preparing. Best wishes. Thank you.